अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये एक शख्स है जो सीढ़ी पर मौजूद है और इसका कोई पर्टिकुलर वज़न है और आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल जो सीढ़ी है वो बिल्कुल मुतवाज़न हालत में है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, यानी कि बैलेंस्ड है। पर एक छोटी सी गलती की वजह से इस सीढ़ी का बैलेंस बिगड़ भी सकता है और नतीजे में ये जो सीढ़ी है वो स्लिप भी हो सकती है। एक्चुअली वो कौन सी शर्त थी जिसे ये पूरा नहीं कर पाया, वो आज हम समझेंगे। हमारा टॉपिक है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को समझना। और सबसे पहले समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम क्या है। देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बैलेंस का होगा, इक्विलिब्रियम का होगा, लेकिन एक्चुअली इक्विलिब्रियम क्या है वो अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा। देखो, इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, ठीक है। उस स्टेट की खास बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि ये बॉडी पाई जा रही है इक्विलिब्रियम में। सही है ना। जब भी कोई बॉडी के जो मोशन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, अगर स्पीड है तो वो स्पीड सेम रह रही होगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, तो इस स्टेट को, इस हालत को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि तवाजुन की हालत में कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ सकते हो कि जब किसी बॉडी के पास किसी भी किस्म का एक्सेलरेशन मौजूद ना हो, चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो या चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तब भी उस बॉडी को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यानी कि बॉडी का के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन ना पाया जाए, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क ना आए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो जाहिर करती है कि बॉडी रहेगी इक्विलिब्रियम में। वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल, एक टेबल के ऊपर एक बुक लाई कर रही है, मिसाल के तौर पे ये एक बुक है जो इस टेबल के ऊपर लाई कर रही है। तो ये क्योंकि इसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो मैं कहूँगा ये किताब अभी इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस स्टेट में है। दूसरी मिसाल हो सकती है कि एक पैराट्रूपर है, एक शख्स पैराशूट बांध कर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। एक पैराट्रूपर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, उसकी रफ्तार सेम है, तो वो भी कहलाएगा इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से एक चेयर लिफ्ट है जो कि रस्सी के ऊपर लटकी हुई है, ठीक है, रुकी हुई है, लटकी हुई है, तो ये भी सुकून की हालत में है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। सही है। तो देखो बच्चों, बात यह है कि इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर कोई फर्क ना आए, यानी कि उसके मोशन की हालत में कोई फर्क ना आए, चाहे रुकी हुई हो या चल रही हो, फर्क ना आए, तो उसे इक्विलिब्रियम कहेंगे, तवाजुन कहेंगे। ठीक है। अब दो किस्म का इक्विलिब्रियम होता है जो आपने समझना है। एक को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे वाले इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम वन बाय वन समझना है। पहला कहलाता है स्टैटिक। अब स्टैट का मतलब अगर आपको पता हो ना बच्चों, तो स्टैट का मतलब ही होता है रुका हुआ, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जब भी कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगी, जब भी कोई बॉडी रुकी हुई हालत में होगी, तो उसे कहा जाएगा कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी, ठीक है, यानी कि रुकी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक जो कि टेबल पे रखी हुई है, ये वाली मिसाल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्योंकि बॉडी रुकी हुई है, ये किताब रुकी हुई है, तो ये कहलाएगी इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक स्केल जो कि बैलेंस्ड हुआ हुआ है, ठीक है, एक स्केल है जो कि बैलेंस हुआ हुआ है, जितना वजन इधर मौजूद है उतना ही वजन इधर मौजूद है, और कुछ भी कंडीशंस को फुलफिल करके ये बैलेंस्ड हालत में नजर आ रहा है, रुका हुआ नजर आ रहा है, तो ये कहलाएगा इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक यानी कि रुका हुआ। और तीसरा हो सकता है कि एक चेयर लिफ्ट है, जिसकी मिसाल हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी, और वो रस्सी के ऊपर लटकी हुई है और रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो इसको भी कहा जाएगा इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी टाइप का क्या नाम बताया था मैंने? डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं पाया जा रहा, ना ही एंगुलर ना ही लीनियर, तो उसे कहेंगे, उसे कहा जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में। कोई भी बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाती है जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन ना पाया जा रहा हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो या गोल मूव कर रही हो, अगर तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर, एक पैराट्रूपर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब ये पैराट्रूपर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहलाएगा इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी के साथ साथ जो स्टील बॉल है, एक विस्कस लिक्विड के अंदर जो है वो मूव करती है डाउनवर्ड, तो वो भी कहलाएगी इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई भी एक ट्यूब है, गिलास की ट्यूब, उसको हमने किसी लिक्विड से फिल कर दिया, और ये जो लिक्विड है ना, ये समझ लो बड़ा विस्कस सा फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है,
और फिर मैंने क्या करा, मैंने एक बॉल को इसके अंदर ड्रॉप किया, तो बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी। हालांकि जब भी कोई बॉडी नीचे मूव करती है तो उसकी रफ्तार टाइम के लिहाज से बढ़ती रहती है, पर क्योंकि ये विस्कस फ्लूइड के अंदर थी तो इसकी रफ्तार कांस्टेंट रही। इस बॉडी को भी कहा जाएगा, इस बॉल को भी कहा जाएगा इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही होगी। अब देखो इक्विलिब्रियम बता दिया मैंने, दोनों बता दिए आपको टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आ जाओ क्या शर्त है, मतलब शराइत कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। कहने का मतलब ये कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है तो उसे कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी कंडीशंस को उसे फुलफिल करना पड़ेगा। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर किसी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हों, दोनों का सम जीरो आ जाए, वेक्टर सम, या एक बॉडी के ऊपर 10 फोर्सेस भी लग रही हैं, अगर वो 10 की 10 फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, तब वो बॉडी कैंसिल आउट कर देंगी, बैलेंस कर देंगी, तब वो बॉडी कहलाएगी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तवाजुन में रहने के लिए पहली शर्त है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे रस्साकशी का मुकाबला चल रहा है और ये दोनों टीमें जो है वो बैलेंस में है। उसके लिए क्या बात ज़रूरी है, उसके लिए बात ये ज़रूरी है कि लेफ्ट साइड पर लगने वाली फोर्स बैलेंस करनी चाहिए राइट साइड पर लगने वाली फोर्स को। इसी तरीके से एक कार है जो कि स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो यहाँ पर जो फोर्सेज हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रही हों। कैसे? कार का वेट जो है वो कार को नीचे की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है, और जो रोड का नॉर्मल रिएक्शन है वो कार को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। ये आ गया इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में। और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं, फ्रिक्शन भी होती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दो से समझा दिया। वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगनी चाहिए रोड की अपवर्ड, बिल्कुल उसके अपोजिट, ताकि जब हम दोनों का सम करें तो वो एक्चुअली बराबर आ जाए जीरो के। तो वो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करेगा और बॉडी रहेगी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और एक और मिसाल समझ लो, ये वही एक गिलास की ट्यूब है, इसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड को हमने फिल करा और हमने एक बॉल को इसके अंदर ड्रॉप करना है। तो देखो दो फोर्सेस होंगी, वेट डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा इस बॉल को, और जो एक फोर्स होती है विस्कस ड्रैग, ठीक है, रगड़ की ताकत होती है इस लिक्विड की, विस्कस ड्रैग कहते हैं, वो अपवर्ड अप्लाई होगी। और क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो बॉल है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम में बॉडी है। और क्यों इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि उसने पहली कंडीशन को फुलफिल कर दिया। ठीक है, इसको मैथमेटिकली समझते हैं बात को, ताकि हमारे पास एक मैथमेटिकल वो भी आ जाए ना, एक्सप्रेशन आ जाए कि भाई किस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो देखो कंसिडर कर लेते हैं कि एक बॉडी है, लेट n नंबर ऑफ, n लिखा हुआ है, n नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है, उसके ऊपर n फोर्सेस लग रही हैं, यानी बहुत सारी फोर्सेस हैं, कोई काउंटिंग नहीं है, उसको हमने n से जाहिर कर दिया। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तवाजुन की जो पहली शर्त है उसके मुताबिक, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के F1 प्लस F2 अगर दो लग रही होती तो बस इन दोनों का सम जीरो हो जाता। अगर तीन लग रही होती तो मैं कहता तीनों का सम जीरो है, लेकिन यहाँ पर तो n फोर्सेस लग रही हैं, तो जितने भी लिखें F1 प्लस F2 प्लस F3, और इस तरीके से तीन डॉट डाल देंगे जो जाहिर करेगा कि कंटिन्यू है, और Fn बॉडी तक जो n फोर्सेस लग रही हैं इन सब का सम जो है वो बराबर आना चाहिए जीरो के। जितनी फोर्सेस लग रही हैं उन सबको आप ऐड करें तो आंसर जीरो आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो फुलफिल हो गई। ठीक है, या इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है, और वी कैन राइट एज, इसी को लिखने का एक और तरीका है, ये निशान बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक निशान बनता है, जो निशान का नाम सिग्मा कहलाता है। ठीक है, निशान का नाम सिग्मा है, लेकिन एक्चुअली ये सम को शो करता है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। और मैंने अभी आपको जो बताया
ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये इधर लिख देता हूँ, ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा। ठीक है, आपको पता ही होगा सिग्मा क्या है। और वही जो सिग्मा है बेसिकली शो करता है सम को। सिंबल का नाम सिग्मा है और ये जाहिर कर रहा है सम को, यानी कि ऐड को। तो इसको पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, और बॉडी के ऊपर जाहिर सी बात है जब फोर्सेस लगती हैं तो एक्स कंपोनेंट भी होता है, वाई कंपोनेंट भी होता है। तो याद रखना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी कि या तो आप ऐसे लिख दो कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, या आप ये कह लो कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स एक्सिस एंड द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जहां कहीं आप सिग्मा लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे वो सम ऑफ कहलाता है। तो यहाँ पे सम ऑफ फोर्सेज है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई एक्सिस। समझ में आ गई बात। तो तवाजुन की पहली शर्त यह है कि किसी बॉडी पे लगने वाली टोटल फोर्सेज जो है उनका सम 0 होना चाहिए। बट कभी कभार पहली शर्त के बाद, पहली शर्त तो फुलफिल हो जाती है बट सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती, वो हमें यहाँ पे समझनी है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो टोटल टॉर्क है वो 0 होना चाहिए। टोटल टॉर्क 0 होने का मतलब ये हो गया कि जो सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क है वो बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि वो टॉर्क जो घड़ी जैसे चलती है ना जिस सिमत के अंदर, अगर इस तरीके से है तो उसे क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं, ये क्लॉकवाइज कहलाती है। और अगर टॉर्क ऐसे अप्लाई हो रही हो किसी बॉडी के ऊपर तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। तो सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि उनका सम भी 0 होना चाहिए, जितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है उन सब का सम 0 होना चाहिए, तब जाकर सेकेंड कंडीशन फुलफिल होगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पे इस केस के अंदर एक भारी बच्ची जो है वो कम फासले में बैठी हुई है और एक हल्की बच्ची ज़्यादा फासले में बैठी हुई है। तो आप बोलो यार इनकी फोर्सेस तो बैलेंस नहीं हो सकती क्योंकि उनका वेट तो बैलेंस नहीं हो रहा, लेकिन बच्चों टॉर्क बैलेंस हो रहा है। मान लो कि अगर इसका वेट जो है, फॉर एग्जांपल इसका वेट है 300 न्यूटन, ठीक है, और इसका जो वेट है फॉर एग्जांपल वो है 150 न्यूटन के। ठीक है, किलोग्राम नहीं न्यूटन कह रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं इतना भारी बच्चा, अरे बच्चा भारी नहीं है, यानी समझ लो 30 किलोग्राम है तो 300 न्यूटन हो गया और ये 150 न्यूटन। ठीक है, और अगर आप नोटिस करो तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर ये फासला 1 मीटर के बराबर है तो ये फासला उसका आधा है। आधा होने का मतलब ये 0.5 मीटर हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो कौन क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है, कौन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है। जाहिर सी बात है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों का सम 0 के बराबर आ गया तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अच्छा, इसका सम कैसे, इसका टॉर्क कैसे निकलेगा, इसका टॉर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स 1 है, मोमेंट आर्म जो है, फोर्स जो है वो 150 है, मोमेंट आर्म 1 मीटर है। आंसर आ जाएगा 150 न्यूटन मीटर। ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और क्लॉकवाइज देखो यहाँ का टॉर्क निकालेंगे तो फोर्स है 300 और डिस्टेंस है बराबर 0.5 के। 300 इंटू 0.5 ये भी बराबर होता है 150 न्यूटन मीटर के। और ये कौन सा टॉर्क है, ये है क्लॉकवाइज। तो क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम 0 के बराबर है तो हम लिखेंगे द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 इज नोन एज सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बॉडी के तवाज़ुन में रहने के लिए ज़रूरी है कि उस पर लगने वाला टोटल टॉर्क भी 0 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो टाइट रोप वॉकर होता है सर्कस वगैरह के अंदर, वो भी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। क्या करता है, मिसाल के तौर पे अगर ये इस तरफ गिरने लगता है, फॉर एग्जांपल इस तरफ, तो ये अपने हाथों से रॉड को इधर ज़्यादा कर लेता है। जब रॉड इस तरफ ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ का मूवमेंट आर्म बढ़ जाता है, और मूवमेंट आर्म इंक्रीज होने का मतलब है ऑटोमेटिकली क्या चीज़ बढ़ जाएगी, टॉर्क। ठीक है, तो जिस तरफ गिर रहा होता है, अगर ये इस तरफ गिर रहा है तो ये यहाँ मूवमेंट आर्म बढ़ाता है ताकि इधर का टॉर्क बढ़ जाए तो सीधा हो जाए, और जब ये दूसरी तरफ इस तरफ गिरने लगेगा तो यहाँ का मोमेंट आर्म बढ़ाएगा। यानी लेफ्ट पे गिरने लगेगा तो राइट का मोमेंट आर्म बढ़ाएगा, और राइट पे गिरने लगेगा तो लेफ्ट का मोमेंट आर्म बढ़ाएगा, ताकि दूसरी तरफ का टॉर्क ज़्यादा हो जाए और वो उसे बैलेंस कर दे। ठीक है। और सबसे आखिरी मिसाल है हमारी जो वीडियो की पहली बात थी
कब जो है वो स्लिप होने का चांस ज़्यादा हो जाता है? लैडर का। अब देखो लैडर पर जो लगने वाली फोर्सेज हैं वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, एक लैडर में फोर्स लगती है दीवार की, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होती है ये वाली फोर्स, तो ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को बैलेंस कर देती है, ठीक है। फोर्सेस तो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। और भी फोर्स लगती है यहाँ पर, मिसाल के तौर पे जो लैडर का वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। इस फोर्स को एफ कर देते हैं, फ्रिक्शन को स्मॉल एफ कर देते हैं। और जो इस क्या कहते हैं लैडर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो आर है, तो एफ स्मॉल एफ को बैलेंस कर देता है, डब्ल्यू आर को बैलेंस कर देता है। बट अगर कोई शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है तब तक तो ठीक है भाई, यहाँ पर अगर वो खड़ा हुआ है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर वो शख्स यहाँ कहीं पर आ जाता है, यानी कि कुछ ज़्यादा ऊपर आ जाता है, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मोमेंटाम बढ़ गया, मोमेंटाम बढ़ गया तो टॉर्क बढ़ गया। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो नतीजे में लैडर तो स्लिप होगी ही होगी, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एक सिंपल सी शर्त है बच्चों, जो हम मैथमेटिकली अभी मैंने लिखी भी थी, दोबारा देख लो। मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि किसी बॉडी पे लगने वाला टोटल टॉर्क भी कितना होना चाहिए? ज़ीरो। जब तक ये बंदा नहीं ऊपर गया था तब तक तो टॉर्क कितना था कि बैलेंस हो रहा था, बट क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर चला गया तो मोमेंट आर्म बढ़ गया, मोमेंट आर्म बढ़ गया, तो इसकी वज़न की वजह से जो टॉर्क है वो भी बढ़ गया, और नतीजे में उस गलती का उसको नतीजा मिला लैडर के स्लिप होने से। तो ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। यही था आज का हमारा लेक्चर अबाउट इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।